गुड इवनिंग साथियों। कल हम एडीओ के इंग्लिश पेपर में से हम 15 क्वेश्चन को देखे थे। आज पुनः 15 क्वेश्चन के आगे जो भी क्वेश्चन है उनका प्रैक्टिस हम करेंगे और देखेंगे किस किस प्रकार के प्रश्नों को जो कल हम समावेशित किए थे और आज कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। 15 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आज देखेंगे। डेली हम 2 पार्ट में आपको क्वेश्चन करवाते हैं, 1 से लेके 15 तक जो है वो एक क्लास में और 15 के बाद 16 से लेके 30 तक एक क्लास में। तो कल के क्लास में 1 से 15 तक हम सारे क्वेश्चन को देखे थे, जिसमें तमाम तरह के फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, जो है वोकैबुलरी के क्वेश्चन आए थे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिले थे हमको, और उसके साथ साथ हमको स्पॉट एरर फाइंड करने के लिए मिला था। और स्पॉट एरर में हमने तमाम तरह के टॉपिक को देखा, जैसे आपका सेंटेंस का टॉपिक था, उसमें टेंस का टॉपिक था। सारे टॉपिक को हमने कल डिस्कस किया। आज हम चलते हैं 15 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 16 को हम डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जो भी चीज़ें होगी उसको बार बार रिपीट करके हम प्रयास करेंगे कि बार बार देख के उस क्वेश्चन को एकदम पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और इंग्लिश में प्रैक्टिस से ही आपके वर्ड पावर में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो इसलिए इम्प्रूवमेंट बनाने के लिए या आप जो है अपने वर्ड पावर को इंक्रीज करने के लिए प्रैक्टिस पे अवश्य ध्यान दें और प्रैक्टिस को अवश्य देखें, कहीं से भी देखें लेकिन प्रैक्टिस को निरंतर देखते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एरर फाइंड करने के लिए आ रहा है, और एरर हम पहले भी क्वेश्चन में किए थे। 15 क्वेश्चन जो करवाए थे उसमें ढेर सारे एरर को हमने फाइंड किया था। चलिए नेक्स्ट आपका एरर वाला क्वेश्चन आया है। एरर हम फाइंड करके देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यानी एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें पूछ रहा है कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेंटेंस में किस प्रकार की त्रुटि है। उस त्रुटि को फाइंड आउट करिए और फाइंड आउट करके उसे आपको पॉइंट आउट करना है। तो इसमें ऑप्शन आपको जो सेंटेंस दिया गया है जिसमें एरर आपको फाइंड करना है वो सेंटेंस पहले देख लेते हैं। वो सेंटेंस आपका है, उस सेंटेंस को सबसे पहले हम देखते हैं। वो सेंटेंस आपका जो है वह है आई breathed a sigh of relief about my narrow escape। सबसे पहले आप इसके वर्ड को देखिए। आई ब्रेथड, मैंने अ साई, मैंने चैन की ऑफ रिलीफ, मैंने चैन की सांस ली। मैंने चैन की सांस ली यानी कोई घटना हुई थी जिससे बचने के बाद हम चैन की सांस लेते हैं, और कह रहा है कि चैन की सांस लिया अबाउट माई नैरो एस्केप, यानी नैरो का मतलब जो होता है, नैरो का मतलब आप समझिए, नैरो का मतलब आपको छोटा या सकरा। नैरो का मतलब होता है या तो छोटा या तो सकरा, यानी, और एस्केप का मतलब होता है बचना, यानी छोटे से बचाव हो जाने की वजह से मैंने एक बहुत बड़ी राहत महसूस की और मैं चैन की सांस लिया, यानी चैन की सांस लिया। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। अ साई ऑफ रिलीफ में गलती है कि नहीं, अबाउट माई में गलती है कि नहीं, आई ब्रीथ में गलती है कि नहीं, नैरो स्कोप में। तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। यहाँ आपको दिया गया है अबाउट, यहाँ गलती आपको पकड़ में आ गई है। यहाँ दिया गया है अबाउट। अगर हम अबाउट की बात करें तो आप जानते हैं अबाउट का यूज किया जाता है के बारे में। के बारे में का जब अर्थ आता है तो हम अबाउट का यूज करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम एक छोटे से बचाव के बारे में नहीं सांस लिए, एक छोटे से बचाव होने पर हम चैन की सांस लिए। तो यहाँ हमें जो अर्थ चाहिए वह अर्थ की ज़रूरत है हमें पर की, छोटे से बचाव होने पर, और पर की इंग्लिश आप जानते हैं क्या होती है, ऑन। तो यहाँ जो आपको दिया गया है, कहाँ गया भाई, अबाउट जो ये दिया गया है, अबाउट के स्थान पर हमारा अबाउट नहीं, अबाउट के स्थान पर हमारा क्या होना चाहिए था, ऑन। तो यहाँ पे जो एरर हमको फाइंड आउट हुआ है वह फाइंड हुआ है आई ब्रीथड अ साई ऑफ रिलीफ, अबाउट की जगह ऑन होना चाहिए था, ऑन माई नैरो एस्केप। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा गलती जो है वह है अबाउट में। तो अबाउट किस में है, अबाउट है ऑप्शन नंबर 2 में। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर
सेकंड अबाउट माई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स इन द गिवन सेंटेंस। यानी इडियम्स एंड फ्रेज का सेंटेंस है। इडियम्स एंड फ्रेज के अर्थ में अगर आप समझना चाहते हैं हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इडियम्स एंड फ्रेज का मतलब होता है लोकोक्ति एवं मुहावरा। जैसे हिंदी में आप लोकोक्ति एवं मुहावरे पढ़ते हैं, 9 2 11 हो जाना हो जिसे पढ़ते हैं, या फिर आप पढ़ते हैं जो है नाको चढ़ने चबाना, ये सब जो लोकोक्ति में मुहावरे जो पढ़ते हैं आप, 4 चांद लगा देना, ये इस प्रकार के लोकोक्ति में मुहावरे इंग्लिश में भी होते हैं। तो ये इडियम्स एंड फ्रेज का सेंटेंस है। यानी इसमें एक इडियम्स या फ्रेज दिया रहेगा, उसका मीनिंग सिंपल वे में क्या हो सकता है, ये मीनिंग पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है आवर लीडर डज नॉट मेक फॉल्स। आवर लीडर डज नॉट मेक फॉल्स, ये आपका सेंटेंस है। Our leader does not make false. Our leader does not make false. फिर क्या है? Promises. Our leader does not make false promises. He walks the talk. He walks the talk. मिल गया? He walks the talks. He walks the talks का मतलब होता है जो बोलना वही करना, जो बोलना वही करना, यानी कथनी और करनी सेम होना। यानी जो अगर आप बोल रहे हैं उस वादे को आप पूरा कर रहे हैं तो उसे वॉक्स द टॉक कहा जाता है। तो इस सेंटेंस के हिसाब से ऑप्शन देखते हैं। वॉक्स द टॉक यानी हमारे नेता जो वादा करते हैं, सेंटेंस के हिसाब से देखिए, हमारे नेता जो वादा करते हैं वो गलत नहीं करते हैं। हमारे नेता गलत वादा नहीं करते। ही वॉक्स द टॉक, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि टू टॉक व्हाइल वॉकिंग। टू टॉक वाइल वॉकिंग कह रहा है मतलब चलते हुए बात करना, नहीं, कोई मतलब नहीं। टू मेक एम्प्टी प्रोमिसेज, हाँ, खाली वादा करना, खाली वादा करना। टेकिंग अ लॉन्ग वॉक, लंबी यात्रा करना। टू डू व्हाट वन सेज, हाँ, ये खाली वादा नहीं, पूरा वादा होना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मिलता जुलता था लेकिन वो नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि टू डू व्हाट वन से, वही करना, वाट जो वन से, जो एक व्यक्ति बोलता है, यानी जो एक व्यक्ति बोलता है वही करता है। इस उससे बात तो यानी बोलने वाला और करने वाला, बोलना और करना दोनों सेम है, यानी जो कहेगा वो करेगा। यानी वॉक द टॉक का मतलब है टू डू व्हाट वन सेज। यानी इस फ्रेज को याद रखिए। वॉक द टॉक का मतलब कथनी करनी समान होना, यानी जो बोलना वो करना। वॉक्स द टॉक का मतलब जो बोलना वो करना। वॉक्स द टॉक्स का मतलब जो बोलना वो करना। इस बात को याद रखिए हमेशा। वॉक्स द टॉक का मतलब, अरे वॉक द टॉक, यानी टॉक मतलब बोलना, वॉक मतलब चलना, यानी बोल के बोलना वही जो आप कर सकते हो। तो वॉक द टॉक का मतलब है बोलना और उसे पूरा भी करना, यानी जिस वादा को पूरा किया जाए उसे वॉक द टॉक कहते हैं। वॉक द टॉक का मतलब कथनी और करनी सेम होना, जो बोलना उसे करके दिखाना। तो द करेक्ट answer of the question number 17 is option number 4. The correct answer option number 4, to do what one says. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मिस प्रिंटिंग है भाई, ऑयल नहीं होना चाहिए। टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, उससे मतलब नहीं है, हम अपना मूल रूप देखते हैं कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सेंटेंस को क्या करना है, वो आगे पढ़ने पर पता चल जाएगा। सेगमेंट इन द सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, वो पहला वाला क्वेश्चन है जिससे पिछले वाले क्लास में हम पहला क्वेश्चन दिखाए थे, वैसा ही है, ये आपका संशोधन वाला है, सब्स्टिट्यूट करना है। इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड, अगर कोई संशोधन नहीं है तो आप लिख दीजिए नो सब्स्टिट्यूशन। चलिए सेंटेंस दिया है तो कोई ना कोई संशोधन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि होता है। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस हमारा क्या है। सेंटेंस कह रहा है कि शी इज वेर कैपेबल टू डू दैट। शी इज वेर कैपेबल टू डू दैट। शी इज वेर कैपेबल टू डू दैट। अच्छा, तो कैपेबल टू डू दैट, शी इज वेर कैपेबल टू डू दैट, कैपेबल टू डू, कैपेबल टू डू। हाँ चलिए बात समझ में आ गई। कह रहा है कि कैपेबल में गलती है, कैपेबल विथ डूइंग में गलती है, नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड, कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है, कैपेबल ऑफ डूइंग, हाँ कैपेबल ऑफ डूइंग। अगर ध्यान से समझिए, अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, अगर कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु, ध्यान समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, किसी कार्य को करने में अगर वह सक्षम होता है,
तो किसी कार्य को करने में अगर वह सक्षम होगा तो यानी उस कार्य के ऊपर उस व्यक्ति का अधिकार है, उस कार्य के ऊपर उस व्यक्ति का अधिकार है। और अधिकार के लिए आप जानते हैं कि अधिकार के लिए हम अगर जिस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो प्रीपोजिशन होता है हमारा ऑफ। इसका अर्थ आप जानते हैं का, की, के होता है, का, की, के। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आना चाहिए वो प्रीपोजिशन आना चाहिए ऑफ, और यहाँ पे प्रीपोजिशन जो लगाया है वो लगाया है टू, टू डू, टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, तो ये तो इन्फिनिटिव रूप में चला गया। तो हमें चाहिए टू नहीं, हमें चाहिए ऑफ। तो ऑफ के हिसाब से ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन है हमारा 4, कैपेबल ऑफ डूइंग, यानी कैपेबल टू डू की जगह पे हमें क्या होना चाहिए था, कैपेबल ऑफ डूइंग। तो फाइनली द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑप्शन नंबर 4, कैपेबल ऑफ डूइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स इन द गिवन सेंटेंस। फिर इडियम्स एंड फ्रेज आ गया, यानी फिर सेंटेंस आपका फ्रेज का आ गया है। फ्रेज का मतलब आप जानते हैं, इडियम्स एंड फ्रेज का मतलब लोकोक्ति एवं मुहावरा है। तो चलिए फ्रेज जो है फ्रेज देखते हैं, कौन सा फ्रेज है। कह रहा है कि होपिंग अगेंस्ट, होपिंग अगेंस्ट, पहले सेंटेंस को हम अंडरलाइन कर देते हैं, आप देख लें। कह रहा है कि होपिंग अगेंस्ट होप, होपिंग अगेंस्ट होप नहीं भाई, ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए ना। तो होपिंग अगेंस्ट होप ये ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ नहीं, ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, इट वाज से, यहाँ से ये इट वाज, ये यहाँ से, ये रहा आपका सेंटेंस। इट वाज गेटिंग डार्क एंड आई वाज होपिंग अगेंस्ट होप, मतलब पूरी तरह से अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, सब कुछ मेरा समाप्त हो चुका था। एंड आई वाज होपिंग अगेंस्ट होप, होपिंग अगेंस्ट होप, होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब होता है, होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब होता है आशावादी। होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब होता है आशावादी, यानी जिस व्यक्ति को सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद भी उसके मन में कुछ न कुछ आशा बनी हो। जैसे अगर सब कुछ समाप्त हो गया लेकिन मन में आशा बना रहता है कि हम किसी न किसी प्रकार से घर वापस हो जाएंगे, तो उसके लिए जो हमारा मुहावरा बना है, जो हमारी जो फ्रेज बने हैं वो है होपिंग अगेंस्ट होप। होपिंग अगेंस्ट होप यानी जो है आशा के विरुद्ध, आशा के विरुद्ध आशा, यानी आशावादी, यानी जब सब कुछ समाप्त हो जाए तब भी आपके मन में एक आशा बनी रहती है, उसे होपिंग अगेंस्ट होप कहते हैं। चलिए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन के हिसाब से दे रहा है बिकमिंग टोटली होपलेस, बिकमिंग टोटलेस, बिकमिंग टोटली होपलेस, बिकमिंग टोटली होपलेस, हैव कंप्लीट फेथ, हैव कंप्लीट फेथ, होपिंग इन अ होपलेस सिचुएशन, नॉट bothered about the outcome। यानी कहने का मतलब ये है कि निराशा में भी आशा होना, होपिंग मतलब आशा, इन अ होपलेस सिचुएशन, यानी होपलेस, जब एकदम आप होपलेस हो जाएं उस समय आपके अंदर अगर आशा हो तो उसी को हम कहते हैं होपिंग अगेंस्ट होप। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑप्शन नंबर 3, होपिंग इन अ होपलेस सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये भी इडियम्स एंड फ्रेज का ही सेंटेंस है, तो डायरेक्ट हम चले जाते हैं सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस में क्या बोल रहा है, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होना चाहिए कहाँ से, ही से, ही से स्टार्ट होना चाहिए और कॉर्नर तक आएगा। ये रहा आपका सेंटेंस, फ्रेज है ये, इसमें एक फ्रेज अंडरलाइन किया हुआ है, उसका मतलब बताना है नीचे के ऑप्शन के अनुसार। ही डज नॉट हैव मनी, वह पैसा नहीं रखता है, ही डज नॉट हैव मनी, वह पैसा नहीं रखता है, टू पे करने के लिए, अदा करने के लिए, बैक द लोन, यानी किसी व्यक्ति ने लोन ले रखा है और लोन के बदले वह पैसा जमा करने के लिए पैसा नहीं रखता है। ही इज इन अ टाइट कॉर्नर, क्यों नहीं रखता है, क्योंकि कह रहा है कि ही इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज इन अ टाइट, भाई कोई लोन लिया है और पैसा नहीं भर पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो किसी न किसी समस्या में है,
ये नहीं, दो कारण हो सकते हैं, समस्या में भी हो सकता है, कुछ जानबूझ के भी नहीं जमा करते हैं, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, आप नैतिक बात करेंगे। और नैतिक बात के हिसाब से ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से कर्ज ले रहा है और कर्ज नहीं चुका पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वह समस्या में है, तो वह पैसा नहीं चुका पा रहा है, इसका मतलब इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब है किसी न किसी समस्या में पड़ना, समस्या में पड़ना। टाइट कॉर्नर है, टाइट का मतलब आप जानते ही हैं, कसा हुआ, कॉर्नर मतलब कोना में। अगर कोना में कोई आपको चाप के दबा दे तो आप समस्या में पड़ ही न जाएंगे। तो उस हिसाब से ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि ऑप्शन में कह रहा है कि हाइडिंग इन द हाउस, घर में छुप जाना। नहीं, पैसा नहीं चुका पाइएगा तो घर में छुपने का कोई कारण नहीं है। इन द प्रिजन, जेल चले जाना। द बीइंग बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाना। बैंकरप्ट कहाँ हो जाइएगा, पैसा नहीं जमा कर रहे हैं तो बैंकरप्ट नहीं है, ये समस्या थोड़े है। समस्या है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इन अ टाइट कॉर्नर में वह व्यक्ति है, तो इसका मतलब ये है कि इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वह किसी न किसी जो है डिफिकल्ट यानी कठिन समस्या में है, कठिन सिचुएशन में है, कठिन स्थिति में है, इसलिए वह पैसा नहीं चुका पा रहा है। तो इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इन अ टाइट कॉर्नर मीन्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इन अ टाइट कॉर्नर मीन्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इन अ टाइट कॉर्नर मीन्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। रिपीट, in a tight corner means in a difficult situation. Finally, the correct answer of question number 20 is option number 4. The correct answer of question number 20 is option number 4, in a difficult situation. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स इन द गिवन। भाई इस पार्ट में पूरा इडियम से है क्या, पूरा वोकैबुलरी ही दिख रही है। इडियम्स एंड फ्रेज पुनः आ गए, इडियम्स एंड फ्रेज 21 में इडियम्स एंड फ्रेज है। भाई क्या है देखते हैं। चलिए 21 में इडियम्स एंड फ्रेज देखिए। 21 में क्या है, दिस इज नॉट अ र्यूमर। 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 चलिए इसको जरा हम आपको अंडरलाइन कर देते हैं जिससे समझने में आपको आसानी हो जाए। दिस इज नॉट अ र्यूमर, आई हियर्ड इट स्ट्रेट। यह अफवाह नहीं है। दिस इज नॉट अ र्यूमर, यह अफवाह नहीं है। आई हियर्ड मैंने सुना, स्ट्रेट सीधे, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। हॉर्सेज माउथ का मतलब, हॉर्स मतलब आप जानते हैं घोड़ा हो गया, तो घोड़ा, और हॉर्सेज मतलब घोड़े का, घोड़ा का माउथ मतलब क्या हो गया, मुंह। घोड़ा का मुंह से मैंने सुना है, नहीं। कहने का मतलब ये है कि मैंने जिस चीज को सुना वो अफवाह नहीं है। मैंने फ्रॉम द हॉर्सेज हाउस का मतलब एकदम सटीक आदमी के मुंह से सुना। जिस आदमी को इस बात की जानकारी थी उसी व्यक्ति के मुंह से मैंने इस बात को सुना, यह कोई अफवाह नहीं है। तो फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का मतलब होता है कि टू हियर डायरेक्टली फ्रॉम समवन हु नोज। टू हियर सुनना, डायरेक्टली सीधे, फ्रॉम से, समवन उस व्यक्ति से जो व्यक्ति वह उस बात को जानता है। यानी जो व्यक्ति जिस बात का जानकार होता है, अगर उसी व्यक्ति से आप किसी बात को सुनते हैं तो उसको कहते हैं फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। टू हियर डायरेक्टली फ्रॉम समवन हु नोज। टू हियर सुनना, डायरेक्टली सीधे, फ्रॉम मतलब से, समवन किसी व्यक्ति से, हु नोज मतलब वह जानता है। तो करेक्ट आंसर तो पहले ही मिल गया। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑप्शन नंबर 1, टू हियर डायरेक्टली फ्रॉम समवन। टू हियर डायरेक्टली फ्रॉम समवन। To hear directly from someone. To hear directly from someone who knows. To hear, ये आपका रहा करेक्ट आंसर। To hear someone. To hear directly from someone who knows, यानी from the horse's mouth. From the horse's mouth का मतलब है to hear directly from someone who knows. क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। Select the most appropriate option to fill in the blank. Select the most अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक आ गया है। फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक कुछ भी हो सकता है। आपको वर्ब भी पूछा जा सकता है, कंजंक्शन भी पूछा जा सकता है, प्रीपोजिशन भी पूछा जा सकता है,
किसी भी चीज को फिर इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। डान वाज जस्ट, डान मतलब आप जानते हैं, ये डान जो आपको दिखाई दे रही है, इस डान का मतलब आपका वो फिल्मों वाला डान नहीं है कि डान को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ये डान वाला नहीं है, वो वाला डान नहीं है। डान का मतलब होता है भोर। भोर आप जानते हैं, भोर के बाद क्या होता है, सूर्य का उदय होता है। भोर के बाद सूर्य का उदय होता है। तो कह रहा है कि डान वाज जस्ट, डान वाज जस्ट, और डान भोर होता है, और भोर जब समाप्त होती है, भोर जब समाप्त होती है तभी तो सूर्योदय होता है। तो भोर जब समाप्त होती है तब सूर्योदय होता है। तो समाप्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्लोजिंग, बंद करना। भोर को बंद नहीं किया जा सकता है। कमिंग, भोर आएगा तो सूर्योदय होगा, गलत बात। भोर आएगा तो सूर्योदय होगा ही नहीं। अराइविंग मतलब भी आना नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही दिखाई दे रहा है, ब्रेकिंग, यानी भोर जब टूटेगा तब सूर्योदय होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका यहाँ पे अगर फिल करते हैं ब्रेकिंग, द डान वाज जस्ट ब्रेकिंग व्हेन वी स्पॉटेड द शिप, जब हमने जहाज को देखा तब भोर समाप्त हो चुका था, ब्रेक हो चुका था, टूट चुका था और सूर्योदय हो चुका था। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स ब्रेकिंग। ब्रेकिंग को फिल करके आप सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे। डान वाज जस्ट, यानी जब भोर के संबंध में बात की है तो भोर को तोड़ा जाता है, तो भोर को तोड़ा जाता है, तो ब्रेकिंग यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। फिर आ गया इडियम एंड फ्रेज, इडियम इन द गिवन सेंटेंसेज, यानी ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, इस सेंटेंस में जो आपका अंडरलाइन दिख रहा है, द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, इस अंडरलाइन का जो आपको इडियम्स दिया गया है, इसके कंपैरिजन का यानी इसके सिमिलर मीनिंग का जो ऑप्शन है चारों, उस चारों ऑप्शन को एक को फाइंड करना है। दिस मैन्स टॉकिंग वाइब इज ओनली द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। टिप ऑफ एन आइसबर्ग, आइसबर्ग का मतलब समझिए पहले। द टिप ऑफ एन आइसबर्ग में, आइसबर्ग का मतलब समझिए बर्फ की, बर्फ की, आप बर्फ की क्या समझ सकते हैं, ब्राइट समझ लीजिए, यानी बर्फ का वाइड मात्रा में होना, यानी बहुत दूर दूर तक बर्फ की परत ही दिखाई देना, बहुत लंबा बर्फ की परत ही दिखाई देना। और टिप, टिप का मतलब हो गया टिप टिप वर्षा पानी वाला। टिप टिप वर्षा पानी का मतलब क्या है, टिप मतलब एक बूंद, टिप मतलब टिप टिप एक एक बूंद। और एक एक बूंद अगर आप देखिएगा बड़े वर्षा के रूप में, बादल के परिप्रेक्ष्य में, तो वर्षा की बूंद जो है बादल के परिप्रेक्ष्य में बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी बूंद होती है। तो उसी प्रकार अगर बर्फ की बहुत बड़ी चादर है, बहुत बड़ी, बहुत दूर तक बर्फ फैला हुआ है, तो उसमें एक छोटा सा टिप जो होगा वह उसका एक खंड होगा, यानी बर्फ के बड़े से भाग का, बड़ा बर्फ का भाग है उसमें का एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा भाग, यानी ये वाला पार्ट एक छोटा सा भाग, इसको टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं, यानी बड़े भाग का एक छोटा सा भाग। तो यह मैन जो आदमी है, यह जो बात कर रहा है, वह जो बात बता रहा है वह बड़ी बात का एक छोटा सा पार्ट है, पूरी बात नहीं बता रहा है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ए, द टिप ऑफ एन आइसबर्ग का मतलब बड़े हिस्से का एक छोटा सा भाग। प्रॉब्लम अ शिप फेसेज ऑन द ओशियन, यानी जो महासागरों में या सागरों में जो है जहाज जो प्रॉब्लम्स फेस करती है, वो मतलब है, प्रॉब्लम से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। समथिंग दैट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अ लीगली पनिशेबल क्राइम, क्राइम से भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो अगर 3 मतलब आपको नहीं निकला तो चौथा मतलब तो होना ही चाहिए। समथिंग विच इज अ स्मॉल, देखिए छोटा आ गया ना, पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर, देखिए छोटा, बड़े का छोटा भाग, यानी द टिप ऑफ एन आइसबर्ग का मतलब है किसी बड़े भाग का एक छोटा सा हिस्सा, बड़े भाग का एक छोटा सा हिस्सा, यानी समथिंग विच इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कुछ भी एक छोटा सा भाग, एक बड़े भाग का छोटा सा भाग। तो द टिप ऑफ एन आइसबर्ग का मतलब समझिए, टिप मतलब अब छोटा, आइसबर्ग का मतलब बड़ा, बड़े चीज का एक छोटा सा भाग। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑप्शन नंबर
4, ऑप्शन नंबर 4, समथिंग विच इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सुटेबल द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड। यानी वही वाला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है इसमें आपको करना है सुधार। अगर सुधार है तो सुधार करिए, सुधार नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं किसमें सुधार करना है भैया। तो सेंटेंस को देखते हैं सुधार किसमें करना है। तो सुधार करना है हमको इस सेंटेंस में। कह रहा है कि हाउ आर यू गोइंग ऑन विथ योर वर्क। गोइंग ऑन विथ योर वर्क, विथ मतलब साथ, योर मतलब अपने, वर्क मतलब काम। हाउ आर यू कैसे, तुम कैसे विथ योर वर्क, अपने काम में कैसे करोगे, काम में कोई क्या करता है, अपने काम में कोई क्या करेगा, अपने काम में कोई तरक्की करेगा ना भाई। तो अपने काम में तुम तरक्की कैसे करोगे, ये बात पूछी जा रही है। तो गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी रखना, और यहाँ पे गोइंग ऑन मतलब जारी रखना, और तरक्की करना मतलब तरक्की अगर आप करते हैं तो किसी चीज को पाते हैं। तरक्की आप करते हैं किसी चीज के लिए, तरक्की करते हैं तो आप किसी चीज को पाते हैं। तो किसी चीज को जब आप पाते हैं तो किसी चीज को पाने के लिए गेट का यूज किया जाता है। गेट मतलब क्या होता है, पाना। और यहाँ पे गोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है आईएनजी, तो गेट का आप आईएनजी बना दीजिए, गेट का आईएनजी बना देंगे तो गेटिंग हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन कौन सा सुटेबल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है सुटेबल। हाउ आर यू गोइंग ऑन की जगह पे क्या होना चाहिए था, गोइंग ऑन की जगह होना चाहिए था गेटिंग ऑन। गोइंग ऑन की जगह क्या होना चाहिए था, गेटिंग ऑन। गेटिंग ऑन का अगर यूज कर देंगे तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। हाउ आर यू गोइंग ऑन विथ योर वर्क का जो फॉर्मेशन होगा गोइंग ऑन में वह होगा गेटिंग ऑन। तो हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर वर्क। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है भैया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान भरना है। खाली स्थान में देखिए व्हेन द ट्रेन कम इन, नहीं ये नहीं, ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये रहा पूरा सेंटेंस आपका। कह रहा है कि वी अराइव्ड, हम पहुंचे, हम पहुंचे एट द स्टेशन। कहाँ पहुंचे भैया, स्टेशन पे। स्टेशन के लिए यहाँ पे एक चीज और याद रख लीजिए, प्रीपोजिशन क्या लगा हुआ है, एट। स्टेशन के लिए प्रीपोजिशन क्या लगा है, एट। तो स्टेशन के लिए एट लगाना है हमेशा। तो वी अराइव्ड एट द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंचे। कब पहुंचे, व्हेन द ट्रेन केम इन, व्हेन द ट्रेन कम इन, जब हम स्टेशन पर पहुंचे तब ट्रेन उसी समय आई। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, देन तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ वेन है तो देन आएगा नहीं। तब, पहुंचने के बाद नहीं, जल्दी हम पहुंचे, जल्दी नहीं पहुंचे। जल्दी पहुंचेंगे तो ट्रेन से पहले ना, पहले ट्रेन के आने से पहले हम पहुंच चुके होंगे अगर जल्दी पहुंचेंगे तो। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, जस्ट। यानी जस्ट नहीं कहते हैं आई एम कमिंग जस्ट देयर, मैं तुरंत आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, मैं तुरंत अभी पहुंचा था स्टेशन पर कि तभी ट्रेन क्या हो गई, आ गई। तो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑप्शन नंबर सेकंड, जस्ट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका सही, वो हो जाएगा जस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ये आ गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका ये सब्स्टिट्यूशन आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कहने का मतलब कि इस पार्ट में हम देख रहे हैं मैक्सिमम हमें दिखाई दे रही है वोकैब के क्वेश्चन, मैक्सिमम हमें वोकैब के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपका इडियम्स एंड फ्रेज मिले। और इडियम्स एंड फ्रेज के बाद अब जस्ट हमको मिला क्या है, अब हमको मिला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड को मिला के यानी सारे शब्दों के लिए आपको एक शब्द बताना है। ये बड़े से सेंटेंस के लिए कोई एक शब्द ऐसा बता दीजिए जिससे कि इस सारे सेंटेंस का मतलब वही, इस सारे वर्ड को मिला करके जो सेंटेंस बना है उसका मतलब वही निकले, एक सेंटेंस। यानी वाक्यांश जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी जो है जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं कोई भी आप एक शब्द उठा लीजिए, जैसे शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रुधन, दशानन 10 शीश वाला, तो एक शब्द हो गया, दशानन बोल दिए तो हो गया उसका मतलब कि 10 शीश वाला। तो चलिए सेंटेंस क्या कह रहा है भैया, सेंटेंस आपका ये रहा, सेंटेंस कह रहा है कि अ लार्ज बाउंड बंडल ऑफ पेपर हेयर कॉटन, यानी अखबार का या पेपर का एक बड़ा सा बंडल या कॉटन के कपड़े का कोई बंडल रहेगा तो उसके लिए हम एक शब्द क्या यूज करेंगे। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है भैया, एक शब्द के लिए ऑप्शन देखते हैं, बैरल है, बेल है। आपका पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है बैरल, पहला ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है बैरल, बेल, कैच और गेल, बैरल, बेल, कैच और गेल। इस हिसाब से देखते हैं हम क्या होता है बैरल, बैरल का यूज हम करते हैं अ लार्ज कंटेनर ऑफ लिक्विड, यानी जो ये बैरल है आपका, ये जो टैंकर नहीं देखते हैं, टैंकर में जो लिक्विड भर के जाती है इसको हम बैरल कहते हैं, अ लार्ज कंटेनर ऑफ क्या लिक्विड, इसको हम बैरल कहते हैं। तो बैरल तो होगा नहीं, बैरल कट गया। नेक्स्ट देखते हैं गेल, गेल का मतलब क्या होता है, गेल का मतलब क्या होता है, तो गेल का मतलब हम देखते हैं, ये कहाँ घूम गया भाई, गेल का मतलब क्या होता है, गेल का मतलब हम देखते हैं, गेल का मतलब होता है, आप गेल का मतलब क्या लगा सकते हैं आप, गेल का मतलब तूफानी हवा कह लीजिए, बहुत स्ट्रांग एयर जो होती है, स्ट्रांग एयर जो होती है उसको हम गेल कहते हैं, तूफानी हवा, तूफानी हवा। तो इसका भी बंडल से कोई लेना देना नहीं है तो गेल भी कट गया। अब बचा कैच, कैच को देखिए, बेल, बेल हो सकता है, बेल हो सकता है और बेल ही सही होगा। कैच का मतलब क्या होता है, कैच का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस विच हिडन, यानी इसको आप देखिएगा, कंप्यूटर का ये शब्द है कैच, मोबाइल का शब्द है कैच, मेमोरी नहीं होता है मोबाइल में जो कैच मेमोरी होती है ये क्या होता है, हिडन होता है और ये ग्रुप ऑफ डाटा होता है, तो इसलिए ये कैच उससे संबंधित है। तो इस हिसाब से अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स या बंडल ऑफ जो है कॉटन जो होगा वो बंडल ऑफ पेपर या बंडल ऑफ क्लॉथ या बंडल ऑफ कॉटन का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर होगा बेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी वही चीज है, इसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी इस बड़े से सेंटेंस के लिए कोई एक शब्द पूछ रहा है, कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेज, वर्ड्स आर यूजेज, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग, वर्ड्स फॉर यूज व इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसका मतलब जो होगा एक ऐसा वर्ड बताइए जो कोडिंग डिकोडिंग में मैसेज में यूज किया जाता है। तो क्रोनोमीटर, क्रिप्टोग्राफ, ये तो एक कार्डियोग्राफ और क्रेस्कोग्राफ। हाँ देखिए फटाफट देखिए, क्रेस्कोग्राफ आप जानते हैं मीटर है, ये पेड़ का वृद्धि मापता है, इसका वो खोज जो है जेसीबी यानी जगदीश चंद्र बोस साहब ने किया था, तो क्रेस्कोग्राफ हो गया। कार्डियोग्राफ ये हृदय से संबंधित है, क्रिप्टोग्राफ मुद्रा वाला है, तो ये तीनों तो ऑप्शन नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है तो चौथा ऑप्शन आ गया। चौथा ऑप्शन क्या होगा, जो है वो
चौथा ऑप्शन होगा क्रोनोमीटर, यानी इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेज, यानी मैसेज को कोडिंग डिकोडिंग वाले मैसेज को रीड करने के लिए किस मीटर का प्रयोग करते हैं, तो क्रोनोमीटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्रोनोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर, जो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तभी ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। और सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कह रहा है कि सेंटेंस कहाँ गया भाई, ये क्या हो जा रहा है। सेंटेंस कह रहा है कि द बेस फ्रेम ऑफ कार और अदर व्हील्ड व्हीकल, यानी कार का या किसी और जो चक्के वाले गाड़ियां हैं उनका जो बेस फ्रेम है, यानी मुख्य ढांचा क्या होता है, मुख्य ढांचे को क्या कहते हैं। तो कह रहा है फ्यूजलेज कहते हैं, बोनेट कहते हैं, कॉकपिट कहते हैं, चेसिस कहते हैं। ये तो सबको पता होगा भाई कि कार के या बाइक के मेन फ्रेम को क्या कहते हैं, यानी मेन ढांचा को क्या कहते हैं। तो मेन ढांचा यानी गाड़ी में सबसे मुख्य भाग क्या होता है, तो मुख्य भाग आप जानते ही हैं कि मुख्य भाग क्या होगा, तो मुख्य भाग होता है आपका चेसिस। चेसिस का गाड़ी बनती नहीं है, हर गाड़ी में चेसिस होता है और हर गाड़ी में चेसिस का अपना एक नंबर होता है, इसको चेसिस नंबर कहते हैं, गाड़ी के पेपर पे लिखा रहता है। तो किसी चक्के वाली सभी गाड़ियों का चेसिस नंबर जो होता है वो मेन फ्रेम होता है। और ऑप्शन की बात करें हम, तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कॉकपिट। कॉकपिट जो है, कॉकपिट दैट प्लेस वेयर पायलट सीट्स, जहाँ पे जो हवाई जहाज है उसके जो चालक जहाँ बैठते हैं उसको कॉकपिट कहते हैं। बोनेट, बोनेट जो आप देखते हैं, बोनेट आप देखिएगा तो ये जो गाड़ी होती है, गाड़ी ये जो आपकी कार दिखाई दे रही है, इस कार का जो आगे वाला हिस्सा ये है, ये जो आगे वाला हिस्सा ये दिखाई दे रहा है, इसको द फ्रंट पार्ट ऑफ अ व्हीकल इज कॉल्ड बोनेट। द फ्रंट पार्ट ऑफ व्हीकल इज कॉल्ड क्या, बोनेट। द फ्रंट पार्ट ऑफ अ कार, अ बस जो भी है वो उसको क्या कहते हैं, बोनेट कहते हैं। ठीक। और नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, नेक्स्ट दिखाई दे रहा है फ्यूजलेज। ये फ्रंट पे, ये फ्रंट होता है किसका, ये फ्रंट होता है जो फ्यूजलेज है, ये कहाँ गया भाई, ये फ्रंट होता है किसका होता है, फ्रंट ऑफ एरोप्लेन। ये फ्रंट ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का जो मुख्य भाग होता है उसको हम फ्यूजलेज कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होना चाहिए वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए चेसिस। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑप्शन नंबर 3 चेसिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी वही है, ये भी वही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही है। तो सेंटेंस देखते हैं क्या है। सेंटेंस जो है वो सेंटेंस कह रहा है कि थिंग्स आर पीपुल ऑफ सेम काइंड, यानी एक ही प्रकार की वस्तुएं, एक ही प्रकार के व्यक्ति क्या कहलाते हैं। तो जानते हैं कि जहाँ एक प्रकार की बात कर ली जाए, एक प्रकार की अगर हम बात कर लें किसी भी चीज़ में, तो आप जानते हैं कि उसमें होमो लगा रहता है। तो होमो लगा है, तो होमो वाला कौन सा ऑप्शन है, होमोजीनियस। होमोजीनियस ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। और ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम। फेलोज मतलब आप जानते हैं सहपाठी सहकर्मी होता है। कॉलेजेस का मतलब भी सहकर्मी होता है। और कंटेम्परेरीज का मतलब होता है, कंटेम्परेरीज का मतलब भी वही होता है, यानी कंटेम्परेरीज का मतलब ये है कि एक समय के लोग जो होते हैं, समकालीन जो होते हैं, उनको हम जो है वो कंटेम्परेरीज कहते हैं। होमोजीनियस का मतलब है एक ही प्रकार के लोग, एक ही प्रकार के लोग, तो यानी एक ही प्रकार के व्यक्ति, एक ही वस्तु को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑप्शन नंबर सेकंड, होमोजीनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, नेक्स्ट एंड लास्ट है ये, और आज का क्लास यहीं फिनिश होगा। 30 क्वेश्चन के साथ एक सेट आपका कंप्लीट हुआ। कल वाले क्वेश्चन को 15 क्वेश्चन आप देख लीजिए, वहाँ से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज करवा दी, यानी टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसमें जितने इडियम्स एंड फ्रेज आए हैं, जितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हैं, जितने आपके ये वोकैब के सिनोनिम्स आए हैं, जितने एंटोनिम्स आए हैं, उनको तो कम से कम आप कंपलसरी देख लीजिए। और जितने फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं, सब्स्टिट्यूशन आए हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट बताए गए हैं, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो प्रीपोजिशन बताए गए हैं, वर्ब बताए गए हैं, तो उनको अच्छे से देख लें। ये लास्ट क्लास होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड यानी ये भी जो है क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका जो है किससे है, क्वेश्चन नंबर 30 भी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। चलिए सेंटेंस ये रहा, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल हैविंग कंट्रोल ऑफ कंट्री। एक छोटे लोगों का समूह जो पूरे देश पे कंट्रोल करते हैं उसको क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, थ्योरोक्रेसी, एलोक्रेसी। ऑप्शन को देखते हैं जरा अच्छे से। कह रहा है कि एलोक्रेसी एल्गार्की है भाई, एलोक्रेसी नहीं है। एल्गार्की, प्लूटोक्रेसी, थ्योरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। इनका प्लूटोक्रेसी का मतलब देखिए होता है, प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, प्लूटोक्रेसी का मतलब हो गया आपका ये जो धनी लोग होते हैं, धनी तंत्र यानी धन तंत्र इसको कहते हैं। प्लूटोक्रेसी का मतलब हो गया धन तंत्र। और एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब हो गया आपका, एरिस्टोक्रेसी का मतलब आपका क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब हमको लगता है एक ये कुलीन तंत्र होता है, कुलीन तंत्र हो जाएगा एरिस्टोक्रेसी का मतलब। एरिस्टोक्रेसी का मतलब कुलीन तंत्र हो गया, एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र हो गया। और थ्योरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, थ्योरोक्रेसी का मतलब होता है थ्योरी, यानी थ्योरी मतलब क्या होता है, सिद्धांत। थ्योरी मतलब सिद्धांत, तो जो सिद्धांत बनाते हैं इसको धर्म तंत्र कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बनना चाहिए ये हो गया आपका धन तंत्र, प्लूटोक्रेसी धन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र हो, कुलीन तंत्र जो बड़े घर में पैदा होते हैं उनको कुलीन कहते हैं, कुलीन तंत्र। और ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है थ्योरोक्रेसी, थ्योरोक्रेसी का मतलब होता है, थ्योरोक्रेसी को अगर देखिएगा थ्योरोक्रेसी का मतलब होता है धर्मतंत्र, जो थ्योरी सिद्धांत बनाते हैं, धर्म तंत्र चलाते हैं उनको धर्म तंत्र कहते हैं। और जो 3 ऑप्शन आपके हमारे दिखाई दे रहे हैं वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो ये आपका हो जाएगा ओलिगार्की। ओलिगार्की जो होगा वह स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो पूरे देश पे कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, ओलिगार्की उसको कहते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ कंट्री, ओलिगार्की कहते हैं उसको, ओलिगार्की ये कहते हैं। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑप्शन नंबर ए, ओलिगार्की। तो ये अब हमने फाइनली कंप्लीट 30 क्वेश्चन के सेट देख लिए। एक बार पुनः फास्ट आपको दिखा देते हैं, पुनः एक बार देख लीजिए सेंटेंस को, फिर से एक बार देख लेते हैं 15 क्वेश्चन को। 15 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था ब्रीथ साइन रिलीफ अबाउट माई नैरो स्केप। यहाँ पे सांस लेने छोटे से बचाव के लिए यहाँ अबाउट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज किसका करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे जो है अबाउट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम यूज किसका किए थे, यहाँ पे हम यूज किए थे आपका अबाउट की जगह पे हम किसका यूज किए थे, अबाउट की जगह पे हम यूज किए थे ये जो है अबाउट नहीं होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, तो अबाउट वाले ऑप्शन में ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम्स एंड फ्रेज, वॉक द टॉक। वॉक द टॉक का मतलब क्या था, वॉक द टॉक का मतलब था, वॉक द टॉक का मतलब था टू डू व्हाट वन सेज, टू डू व्हाट वन सेज। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में था हम देखे थे आई एम टू सब्स्टिट्यूट द सेंटेंसेस। इसमें क्या था, इसमें संशोधन करना था कैपेबल टू डू, कैपेबल टू डू। और हम बताए हैं कि कैपेबल अगर कोई रहता है तो वहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करते हैं, कैपेबल अगर कोई रहता है तो टू का नहीं, उसका वहाँ पे आपका प्रयोग करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था वह था कैपेबल टू डू नहीं, कैपेबल ऑफ डूइंग था, ये ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम एंड फ्रेज। होपिंग अगेंस्ट होप। होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब होता है निराशा में आशा, यानी होपलेस सिचुएशन में जो है हम आशावादी हो तो निराशा में आशावादी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम्स एंड फ्रेज था, इडियम्स एंड फ्रेज क्या था, इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट का कॉर्नर होता है, इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब हो डिफिकल्ट सिचुएशन में रहना। तो ऑप्शन नंबर क्या था इसका, ऑप्शन नंबर 4, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 1 में क्या था, 21 में था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स एंड फ्रेज था 21 में इडियम्स एंड फ्रेज क्या था, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का मतलब होता है टू फाइंड रियल पर्सन
who knows about something। तो ऑप्शन नंबर कौन सा था इसमें? ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर ए सही था। who knows, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। 22 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। डाउन वाज जस्ट, डाउन वाज जस्ट ब्रेक होता है, तो डाउन वाज जस्ट का ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर 1 ब्रेकिंग हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 करा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स इन द गिवन सेंटेंस। दिस इडियम्स एंड फ्रेज है ए द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। टिप ऑफ एन आइसबर्ग का मतलब होता है बड़े चीज का एक छोटा सा भाग, बड़े चीज का एक छोटा सा भाग। समथिंग विच स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग विच मच बिगर। ऑप्शन नंबर 4 सही था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सुटेबल इन द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर सब्स्टिट्यूशन, यानी इसमें संशोधन करना था। गोइंग ऑन, गोइंग ऑन की जगह पे आपका था गेटिंग ऑन, गोइंग ऑन की जगह पे गेटिंग ऑन का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी अराइव्ड एट द स्टेशन, वी अराइव्ड एट द स्टेशन, जैसे ही हम लोग पहुंचे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही था आपका? जस्ट, जस्ट सही होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ लार्ज बंडल ऑफ पेपर, अ लार्ज बंडल ऑफ पेपर को क्या कहते हैं? तो अ लार्ज बंडल ऑफ पेपर को हम कहेंगे बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? 27, क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। इंस्ट्रूमेंट यूज कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं क्रोनोमीटर का यूज करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में क्रोनोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ये भी जो है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो था वो बेस फ्रेम पूछा था, किसका? वो चक्के वाली गाड़ियों का बेस फ्रेम पूछा था। तो बेस फ्रेम क्या होता है? चेचिस होता है बेस फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्या था हमारा? 29 नंबर था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। थिंक पीपुल सेम काइंड, जो एक ही प्रकार के लोग होते हैं उनको हम होमोजीनियस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या था? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। तो इसमें क्या था भैया? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ कंट्री, इसको एल्गार्की कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। तो टोटली वी हैव डन complete the solution of the question 1 to 30 in the divided according to your requirement, the part of first and part of second। तो 15 से लेके हम 30 तक के क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक को पहले क्लास में कराए थे और 16 से लेके 30 क्वेश्चन इसमें हम करवा दिए। इसमें आप देखे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके वकैब से पूछे गए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से और इडियम्स एंड फ्रेज से। तो वकैब पे भी हमें उतना ही ध्यान देना है जितना कि ग्रामेटिकली के पोर्शन पे ध्यान देना है। तो ग्रामर के पोर्शन को भी देखते रहना और वकैब को भी कंठस्थ करते रहना है। चलिए आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 1 से 15 मिलेंगे, उसके साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम एडीओ के इंग्लिश की प्रैक्टिस इसी तरह करते रहेंगे और 2 4 10 क्वेश्चन भी अगर आप पर डे सीख लिए तभी बहुत सारा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और इसमें क्वालिफाइंग ही करना है, नंबर तो जुटना नहीं है इसका, तो क्वालिफाइंग आराम से कर ले जाएंगे। हाँ लेकिन है बहुत कंपलसरी, जो उधर हम बताए थे ना वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें मैंडेट जो था वो जो है आपका मैंडेट नहीं वॉलंटरी था। वॉलंटरी में था ना आपका स्वतंत्र इच्छा नहीं चलेगा, उसका एंटोनिम्स जो था वो मैंडेटरी था। तो है जो है कम ही करना है लेकिन है मैंडेटरी, करना सबको है। तो आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।